हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, जिसे क्रियात्मक शोध भी कहा जाता है और एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। तो जान लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना। ठीक है, जब आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, कोई क्रिया करके जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, उसमें सुधार करने के लिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ठीक है, उधर जाकर करके कुछ ना कुछ चेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं, या जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उनका समाधान ढूँढने की कोशिश करते हैं इसके ज़रिए, या जो औद्योगिक समस्याएँ हैं, ठीक है, कंपनी-वंपनियाँ इन सब रिलेटेड जो समस्याएँ होती हैं, उनके निदान का हम प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे करते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान की हेल्प से करते हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि जो सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर जो व्यावहारिक समस्याएँ हैं, उनका हमें समाधान करना है, ठीक है, उन्हें सॉल्व करना है। अब गुड ने क्या कहा है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में? शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, जो गुड महोदय थे, इन्होंने कहा था कि जो टीचर्स होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, ये अपने डिसीजन जो लेते हैं, ठीक है, और जो क्रियाएं ये करते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो अनुसंधान ये करते हैं, जो रिसर्च ये करते हैं, उसी को हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, ये गुड ने कहा है। स्टीफन एम कोरे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इनका याद रखना। इन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। स्टीफन एम कोरे ने क्या कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, तो वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है, मतलब और अच्छे से इफेक्टिव वे में प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक टीचर क्या करता है, अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। ठीक है, एक स्कूल प्रशासक क्या करता है, तो अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। ठीक है, तो ये स्टीफन एम कोरे ने कहा है। अब क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ये देख लेते हैं। तो पहला है कि इसकी मदद से स्थानीय एवं तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान कर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में यह सहायता करता है। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं इसमें एक तरीके से। ठीक है, इधर उधर जाते हुए करते हुए कुछ ना कुछ चेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी आवश्यकता यह है कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो स्थानीय है और जो तात्कालिक समस्याएं हैं जो एकदम आ जाती हैं, ठीक है, उनका हम तुरंत समाधान कर सकते हैं और शैक्षिक वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कम समय में अपनी समस्याओं का सरल एवं सही समाधान खोज सकते हैं। ठीक है, कम समय में हम क्या करते हैं, अपनी जो समस्याएँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सरल एवं सही समाधान खोज सकते हैं इसकी हेल्प से। फिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक तथा अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल एवं सही समाधान खोज सके। ठीक है, तो मतलब इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का सरल एवं सही समाधान खोज सकते हैं। सेमी पॉइंट है। फिर है कि शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन-सी शिक्षण विधि का ज़्यादा फ़ायदा है, किसका कम है, किससे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। हम क्या करते हैं, उसमें उचित परिवर्तन ला सकते हैं। फिर है कि शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित जो दैनिक समस्याएँ होती हैं, उनका हम हल खोज सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? तो क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से। तो ये सारे महत्व हो जाएँगे और आवश्यकता हो जाएगी, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है क्रियात्मक अनुसंधान की। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अब क्रियात्मक शोध के चरण, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को कि क्रियात्मक शोध के चरण कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, या आप पूछ सकता है कि क्रियात्मक शोध के सोपान बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन-कौन से सोपान हैं इसके। तो क्रियात्मक शोध का जो पहला चरण है वो है समस्या चयन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, तो आप किसका मतलब किस बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च क्या क्यों करेंगे आप, जब तक समस्या नहीं होगी, पहले समस्या आती है, उसके बाद ही तो आप रिसर्च करते हैं उसके बारे में कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चरण इसका यही होता है, समस्या का चयन। किसी भी अनुसंधान का पहला सोपान वह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि समस्या के अभाव में अनुसंधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। रिसर्च करने से पहले समस्या का होना तथा उसका समझा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला चरण आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले समस्या का होना बहुत ज़रूरी है क्रियात्मक शोध के लिए। समस्या नहीं होगी तो आप रिसर्च नहीं करेंगे। रिसर्च आप तभी करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है। ठीक है, सेकंड जो सोपान है या सेकंड जो चरण है वो है समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, समस्या को एक्सप्लेन करना। अब जो समस्या हमारे पास है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसको स्पष्ट करना ज़रूरी है कि उस समस्या से क्या तात्पर्य है। उदाहरण के लिए बर्तनी की समस्या, जिसमें अधिकतर छात्र छात्राएं अशुद्धियां करते हैं। वे आकाश को आकाश, फूल को फूल
लिख देते हैं। कहने का मतलब है अब आपके पास समस्या आ गई, ठीक है? अब आप समस्या को परिभाषित करेंगे, बताएँगे कि हम किस समस्या पे कार्य कर रहे हैं, क्या बच्चों को दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप बच्चों को बर्तनी पढ़ा रहे थे, तो आप देखते हैं कि बर्तनी को वो सही से बोलना नहीं जानते, ठीक है? वो क्या करते हैं, आकाश को आकाश बोल देते हैं, फूल को फूल बोल देते हैं, ठीक है? ये चीज़ें गलत हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस समय बर्तनी की समस्या पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे हम बर्तनी को शुद्ध करवा सकते हैं छात्रों से, ठीक है? तो ये हमारे पास समस्या थी, अब हमने इसे परिभाषित कर दिया है। हमने बताया कि हमें क्या चीज़ सिखानी, किसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब जो तीसरा सोपान है या तृतीय चरण है वो है समस्या सीमांकन, ठीक है? डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहां पर आप कार्य करना चाहते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि समस्या तो हमने पहले ढूंढ ली, ठीक है? समस्या को एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम क्या बताएंगे कि समस्या के उस क्षेत्र को बताएंगे जिस पे हमें कार्य करना है, ठीक है? कहाँ पे छात्र गलती कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बर्तनी संबंधी अशुद्धियां सभी कक्षा के छात्र कर सकते हैं, लेकिन आप सभी कक्षा के छात्रों को नहीं ले सकते, आपको सीमित कक्षाएं ही लेनी पड़ेंगी। तथा इस सोपान के अंतर्गत उस पाठशाला एवं कक्षा का उल्लेख करना होगा जिसमें आप अनुसंधान करेंगे। देखिए, अब बर्तनी की समस्या क्या है कि बड़े-बड़े लोग जो होते हैं ना, वो भी गलतियाँ करते हैं, सभी गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपको सभी तो सॉल्व नहीं करा सकते ना सबको। तो आपको एक निश्चित क्लास लेनी है, ठीक है? कुछ छात्रों को लेना है जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि आप कौन से छात्रों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है? किनके ऊपर कार्य करना चाहते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को हमें बताना होता है जहाँ पर हम कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो सभी कक्षा के छात्र करते हैं, लेकिन सभी कक्षा के छात्रों को हम नहीं ले सकते। इसलिए हमको क्या है सीमित कक्षाएँ ही लेनी पड़ेंगी। इस सोपान के अंतर्गत हम पाठशाला एवं कक्षा का उल्लेख करना होगा जिस पर हम कार्य करेंगे, ठीक है? जिस पर हम रिसर्च करेंगे। तो समस्या सीमांकन में ये है। फिर जो चौथा चरण है वो है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना और कारणों का विश्लेषण करना कि ये समस्या आ कहाँ से रही, क्यों ये समस्याएँ हो रही हैं, ठीक है? इसकी बात करते हैं हम चौथे चरण में। इस सोपान के अंतर्गत उन कारणों पर विचार करना है जो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों का मूल कारण है। उदाहरण के लिए उच्चारण का स्थानीय प्रभाव, ठीक है? आपने देखा होगा कि अलग-अलग स्थानों पर जो लोग रहते हैं वो अलग तरीके से कोई ना कोई शब्द बोलते हैं, ठीक है? तो स्थान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? वहाँ पे लोग कैसे बातें करते हैं। फिर दूसरा होता है कि नियमों से अनभिज्ञ होना, कि नियमों का पता नहीं है बच्चों को, ठीक है? इसलिए वो गलतियाँ कर रहे हैं। तीसरा कि शिक्षकों का अपूर्ण ज्ञान, कि शिक्षक जो हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी सही से ज्ञान नहीं है उस चीज़ के बारे में, इसलिए भी बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। तो अब इन कारणों पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि इन सभी कारणों में सबसे प्रमुख कारण कौन-सा है, ठीक है? तो चौथे सोपान में हमें यही देखना कि कारण क्या है, फिर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि जिसके कारण जो बच्चे हैं वो गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? ये चौथा चरण हो गया। अब 5वाँ चरण है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, ठीक है? 5वाँ चरण या 5वाँ सोपान है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। इस सोपान के अंतर्गत उन क्रियाओं पर विचार किया जाएगा, जिनके द्वारा समस्याओं को मिटाया या दूर किया जा सकता है, ठीक है? अब हम उन चीज़ों पर बात करेंगे, कैसे हम समस्या को मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के लिए बच्चों को व्यक्तिगत रूप से बताएँगे, ठीक है? कि बच्चों को एक-एक करके उन्हें समझाएँगे, नहीं भाई तुम ऐसे गलत बोल रहे हो, आकाश नहीं होता, आकाश होता है, ठीक है? एक-एक करके बच्चों को समझाएँगे, ठीक है? या कर सकते हैं कि सामूहिक कार्यक्रम चला सकते हैं, ठीक है? सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर उन्हें बता सकते हैं कि आप लोग गलतियाँ करते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाएँगे तो आपकी इंसल्ट होगी, आपको अच्छा नहीं माना जाएगा, कि आपको माना जाएगा कि आप इतने होशियार नहीं हैं। तो आप अच्छे से आप क्या करें, बर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान दें, ठीक है? सामूहिक कार्यक्रम चला सकते हैं, संबंधित नियमों से अवगत करा सकते हैं बच्चों को, ठीक है? इस पर सभी शिक्षक बैठकर विचार कर सकते हैं, ठीक है? सभी टीचर क्या कर सकते हैं, बैठकर इस चीज़ पे विचार कर सकते हैं। अब जो छठा सोपान है, सिक्स्थ चरण जो है, वो है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, ठीक है? अब इसमें हम उपकरणों की बात करेंगे, किन उपकरण की मदद से हम ये हेल्प कर सकते हैं। तो उन बातों पर विचार करेंगे जिसके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सकें। उदाहरण के लिए बर्तनी सुधार के लिए किए गए प्रयत्न, प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात उसके परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है और उन शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है जिसे लिखने में बालक प्रायः भूल करते हैं, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं इस चरण में कि उन बातों पर विचार कर रहे हैं कि किनके द्वारा हम अपने जो हमने जो प्रयास किए हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश की है, जो कार्यक्रम चलाया था, सामूहिक कार्यक्रम या व्यक्तिगत रूप से बताया था, तो हम उन प्रयत्नों का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे अब सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए क्या है, जो बर्तनी सुधार के लिए हमने प्रयत्न किए थे, अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक प्रयत्न के बाद हम क्या करेंगे, उन परिणामों का परीक्षण करेंगे कि बच्चे सही से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, और जिन शब्दों में वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनकी हम सूची तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है 6 चरण में। 7 चरण है विश्लेषण, जिसे हम लोग एनालिसिस कहते हैं। इसमें समस्या समाधान हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों या प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है? आपने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, आपने जो प्रयास किए थे, अब हम क्या करेंगे, जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए, हम उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें सांख्यिकीय गणना के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार में क्या और कितना परिवर्तन है। आपने जो प्रयास किए थे, उसमें कितना चेंजमेंट आया, कुछ बच्चे सुधरे हैं कि नहीं सुधरे, कि अभी भी सेम ही है, ठीक है? इन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे इसमें। और 8वां जो चरण है, जो लास्ट चरण है, वो है निष्कर्ष, जिसे हम लोग कंक्लूजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा
द्वारा बर्तनी सुधार के प्रयत्नों में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि क्या चेंजमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, और बताएंगे कि विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया है आपके इस प्रयास से। ठीक है, तो ये निष्कर्ष है, सिंपल 8 स्टेप हैं, इनके पॉइंट्स आप याद कर लेना। ठीक है, आप अंदर बना कर लिख सकते हैं क्योंकि मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको होता है? केवल शिक्षकों को, शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों, या एबीएसए सभी को। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा कि सभी लोग क्रियात्मक शोध कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में। सबका अपना अपना फील्ड होता है, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं? शोध कर सकते हैं, क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक पूछे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में भी आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जीसी हेडस्टेडर और वर्डफील्ड। ठीक है, तो इसके जो आंसर सही है वो है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में बनता है, इसे अच्छे से याद करना। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र की बात हो रही है तो क्रियात्मक शोध कहलाएगा, जो हम रिसर्च करते हैं। फिर है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये किससे संबंधित है? मौलिक शोध से, व्यावहारिक शोध से, क्रियात्मक शोध से, उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक शोध के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, आपका भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समस्या हमारी, हल भी हमारा किससे संबंधित है? तो क्रियात्मक शोध से। फिर क्वेश्चन है कि परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, या कोई अनुभव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाधान से पूर्व जो हम अनुमान लगाते हैं उसी को हम लोग परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसे अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एक बार क्लियर कर लेना। सारे जो 8 स्टेप जो मैंने बताए हैं, इसके 8 चरण बताएं, उसे एक पेज में सीधा लिख लेना, उसे याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।